बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और इससे पहले जितने भी हमने क्लासेस अटेंड की उसमें मैंने आप लोगों को एसिस के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाए। और मैंने आपको क्लास में भी बता दिया था कि इससे मेरे दो मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि आप लोगों को पता चले कि जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं, ऐसे लिखने वाले, मज़ामीन लिखने वाले, वो अपने ऐसे को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से वो अपने एसेस को लिखते हैं। और दूसरा जो सबसे मेन मकसद था मेरा, वो ये था कि आप लोग उनके कंटेंट्स के बारे में भी जान लें, क्योंकि उसमें वो जो 3 डिसिप्लिन फॉर चिल्ड्रन का जो ऐसे था वो हमने पढ़ा। इसमें हमने राइट एंड रॉन्ग का जो ऐसे था वो भी पढ़ लिया। फिर इसके बाद हमने वो फियर ऑफ डेथ उसका जो ऐसे था कार्ल टक्कर का। और फिर आखिर में लास्ट लेसन जो था वो लैंग्वेज से मोहब्बत करने के वगैरह इनके हवाले से। लेकिन वो जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोग इस पे प्रेसे की भी प्रैक्टिस करें। प्रेसे यानी मतलब किस तरीके से आप उसका जो जिस्ट है उसको निकालते हैं, उसका जो मेन आइडिया होता है। या फर्ज करें उस पर अगर क्वेश्चंस बनाए जाए तो उन क्वेश्चंस को फिर आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। तो लेकिन जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आपको पता चले कि ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। देखिए वो बहुत बेहतरीन ऐसे हैं, ये 3 डिसिप्लिन फॉर चिल्ड्रन कितना बेहतरीन अंदाज से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। फिर इसके बाद ये राइट एंड रॉन्ग, वो बड़ा मतलब है, अगर आप उसके सब्जेक्ट मैटर को देखें तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का सब्जेक्ट मैटर है उसका, लेकिन उसने कितने अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। फिर इसके बाद वो फियर ऑफ डेथ, किस तरीके से वो आर्गूमेंट पेश करके, वो थियोलॉजियंस ये मजहब वाले कहते हैं कि लोग जो जॉगिंग करते हैं उसका ये है, इकोनॉमी वाले ये कहते हैं ये, और फिर वो उन सारी चीजों पर किस तरीके से रद्द लगाता है और फिर अपना एक आइडिया पेश कर लेता है। फिर इसके बाद एक कहानी है लास्ट लेसन में, किस तरीके से उन्होंने इस कहानी को बयान किया होता है। तो ये सारी मेरा मकसद ये था आप लोग पहले से पढ़े कि मुसन्निफ अपना ऐसे जब लिखता है तो उस ऐसे को वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। तो आज से हम स्टार्ट लेते हैं इस चीज का कि ऐसे के जो टेक्निक्स होते हैं, ऐसे के टेक्निक्स मतलब है कि आपको कोई टॉपिक दिया गया, फिर उस पर आप कोई ऐसे लिखते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसको आपने किस तरीके से फॉलो करना होता है। तो इसके लिए मैं आप लोग के साथ ये स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जो बुक है मेरे पास, या जिस बुक से मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा या इसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बुक का टाइटल है, ये यहाँ पर आप लोगों के सामने खुलता है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसका जो फिट विजिबल में तो ये बहुत ज़्यादा आता है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। एक मिनट, मैं पहले इसको सेट कर लूँ। ये फ्लोटिंग, इसको मैंने ख़त्म किया। फिट पेज में मसला होता है। अच्छा बस ये ठीक है। प्लीज ये अपना वो जो है आप लोगों का माइक किसी का ऑन है उसको प्लीज ऑफ कर ले। ये बहुत ज्यादा आता है, मैं इसको थोड़ा सा अगर कम कर लूँ, 150 पे लगा दूँ तो 150 मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। 150 या 200, हाँ 200 ठीक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो गॉर्डन टेलर की बुक है, मैं इससे आप लोगों को ये स्टूडेंट राइटिंग गाइड हाउ टू हाउ टू प्लान एंड राइट सक्सेसफुल एसेज, तो इस बुक से फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये इस बुक के मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ें दी गई है। स्टूडेंट्स राइटिंग गाइड हाउ टू प्लान एंड राइट सक्सेसफुल ऐसे गॉर्डन टेलर, ये यहाँ पर ये 2009 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ये बड़ा ऑथेंटिक बुक है। ये पब्लिशर से भी पता चल जाता है कि किस तरीके से होता है। यहाँ पर पहले मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा ये कंटेंट्स डिस्कस कर लूँ कि इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर यहाँ देखिए ये प्रीफेस,
प्रीफेस वो तो मतलब एक मुसन्निफ का होता है कि मुसन्निफ इसमें इस बुक में क्या करना चाहता है, ये आप लोगों के पढ़ने के लिए इस पे मैं आप लोगों के साथ वो नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पे आऊंगा, इंट्रोडक्शन के मुतालिक हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मेन एलिमेंट्स इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं एकेडमिक राइटिंग। एक वो जो मतलब है आप कोई ऐसे लिखते हैं, आपको एग्जामिनेशन में कोई ऐसे दिया जाता है, या मतलब आपको थीसिस दिए जाते हैं, आपको कोई रिसर्च पेपर दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए एकेडमिक राइटिंग का इस्तेमाल होता है। तो उसके मेन एलिमेंट्स क्या है? यू एंड यूर राइटिंग टास्क, आप अपने काम को आगे कैसे लेके जाएंगे। यू एंड यूर सब्जेक्ट मैटर, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप उसको कैसे डील करेंगे। यू एंड यूर रीडर, देखिए ये जो आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो ये अपने आप के लिए आप नहीं लिखते, बल्कि आपके सामने कोई रीडर होता है, आपके ऑडियंस होते हैं जिसके लिए आप लिखते हैं। तो उनको आपने कैसे अपने जहन में रखना है। यूर लैंग्वेज, लैंग्वेज के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, ये इब्तिदा में मैं आज एक चीज आप लोग को बता दूं। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ऐसे लिखने के लिए उनको बेहतरीन अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है, ये बात गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ ये फॉर्म और स्ट्रक्चर सब कुछ नहीं है, बल्कि आपके और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सब्जेक्ट मैटर है आपका, आपने अपने रीडर को कैसे एड्रेस करना है, और आपका राइटिंग टास्क। तो इन सारी चीजों को फिर आपने अपने जहन में रखना होता है। फिर जो दूसरा पार्ट वन है, देखिए यहाँ से आप लोगों का जो मेन वो होगा, पार्ट होगा उसका, आपके ऐसे का, वो यहाँ से फिर आप लोगों का शुरू होगा कि ये देखिए ये पार्ट वन, रिफ्लेक्शन एंड रिसर्च। फिर इसमें आप लोग रिफ्लेक्शन, आस्किंग क्वेश्चन एंड प्रोपोजिंग आंसर, ये क्या चीज होता है और आप इसको किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। तो इस चीज को आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। आपका जो है रिफ्लेक्शन, आस्किंग क्वेश्चन एंड प्रोपोजिंग आंसर, इसमें आपकी स्पेकुलेटिव थिंकिंग होगी, राइटिंग होगी, चूजिंग ए टॉपिक, आप अपने लिए टॉपिक ढूंढते हैं, आपके क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं जिसका फिर आपने जवाब देना होता है। कमिंग टू टर्म्स विद द ऐसे टॉपिक, टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आपको दी गई है। फिर ये चैप्टर नंबर 3 में फिर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन, रीडिंग एंड टेकिंग नोट्स, प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ रीडिंग का प्रॉब्लम होता है, रीडिंग को करना है, फिर रीडिंग की जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। आज भी आप लोगों की क्लास से पहले मैं ये उनके साथ पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ ये रीडिंग स्ट्रेटजी के मुतालिक डिस्कस कर रहा था। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो किस तरीके से फिर आप इन रीडिंग से अपने लिए मटेरियल ढूंढते हैं, निकालते हैं। एविडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड फैक्ट्स, व्हाट एन ऑथर डज, and other major motives, modes of analysis, and other structural intention and interpreting a difficult text. तो ये सारी चीजें आपको लोगों के ये पार्ट नंबर 1 में है। ये देखिए ये पार्ट नंबर 1 के ये दो चैप्टर हैं, एक रिफ्लेक्शन है और दूसरा इंटरप्रिटेशन। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ये देखिए ये पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में फिर हम क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स ऑफ एन एसे। डायनेमिक्स मतलब वो चीजें मैंने अपने आप को तैयार किया, मैं पढ़ता रहा, अखबारात पढ़ता रहा, किताबें पढ़ता रहा, मुख्तलिफ आर्टिकल्स और ये सारी चीजें मैं पढ़ता रहा, अपने आप को तैयार किया। अब इसके बाद ऐसे की कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स मतलब ऐसे में कौन कौन से अज्जा होते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन इंट्रोडक्शन, देखिए ऐसी का जो पहला जुज होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। तो फिर इंट्रोडक्शन की कौन सी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। यूज एंड मिसयूज ऑफ इंट्रोडक्टरी मटेरियल, जो इंट्रोडक्शन में दिया जाना है, जो चीज देनी है उसको आप यूज कैसे करते हैं, और इसका गलत इस्तेमाल भी कभी कभार स्टूडेंट से हो जाता है। सेटिंग आउट योर केस, राइटिंग एन इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पेपर। तो देखिए यहाँ पर एक आपको एक इंट्रोडक्शन आखिर में दिया गया है कि वो किस तरीके से फिर आप इसको अपना इंट्रोडक्शन अपने एसी के लिए लिखते हैं। फिर एसी के इंट्रोडक्शन के बाद एसी का मिडल आ जाता है, सम कॉमन प्रॉब्लम्स विद द मिडल ऑफ द एसे, यूज ऑफ आउटलाइंस, एक्सपेंडिंग अ केस समरी। यानी वो जो इंट्रोडक्शन में जिन टॉपिक्स को, जिन फैक्ट्स को आपने इंट्रोड्यूस किया, फिर आप उसको तफसील से बयान करते हैं मिडल में, और फिर आखिर में एंड होता है जिसमें आप रिकैपिचुलेशन करते हैं, आपका मोड, सजेशन एंड इम्प्लीकेशन, वेरिएशन ऑन ए थीम वगैरह, ये सारी चीजें उनमें आ जाती हैं। फिर इसके बाद आखिर में ये तीसरा
چیپٹر آ جاتا ہے یا تیسرا حصہ آ جاتا ہے، چیپٹر نہیں، چیپٹر تو باقی ہیں، یہ پارٹ نمبر 3، اس میں لینگویج آ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اسٹوڈنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کے لیے مجھے لینگویج کی ضرورت ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لینگویج کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ لینگویج کے بغیر ان کا اپنا ایکسپریشن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن لینگویج ایک حصہ ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے میں جو مین چیز، جو دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، دو بنیادی چیزیں، وہ آپ کا سبجیکٹ میٹر اور آپ کی لینگویج۔ سبجیکٹ میٹر ابھی تک آپ لوگوں کو یہ جتنا اس بک میں یہ پیج نمبر 144 تک یا 140 تک آپ کو جتنا کچھ بتایا جائے گا وہ سبجیکٹ میٹر کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر یہ بک کا دوسرا حصہ ہے جو پارٹ 3 سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی لینگویج کیا ہوگی، آپ کس قسم کا لینگویج یوز کریں گے۔ your language and your material, subjective and objective uses of I and we, confusing yourself with your material, quoting not quoting some words of inquiry, how to use them۔ دیکھیے اگر آپ لوگوں نے ایسے کے متعلق کچھ کورسز وغیرہ پڑھے ہو تو آپ لوگوں کو یہی کچھ پڑھایا ہوگا، تو ٹھیک ہے یہ چیز ایسے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ سارا ایسے نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے جو سبجیکٹ میٹرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بہترین ایسے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی لینگویج کیسی تو ہونی چاہیے، انالیٹیکل لینگویج۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا آپ کو سبجیکٹ میٹر، اور سبجیکٹ میٹر کے لیے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہوگی۔ یہ الفاظ اپنے ساتھ لکھ لے، آپ کے سبجیکٹ میٹر کے لیے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، اور آپ کے لینگویج کے لیے آپ کی انالیٹیکل لینگویج ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ لوگ سیکھ جائیں، اچھی معنوں میں، صحیح معنوں میں سیکھ جائیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے، میں اپنے سبجیکٹ میٹر کو کیسے ڈیولپ کروں گا کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے سے، وہ کریٹیکل تھنکنگ میں کس طریقے سے آگے اس کو لے کے جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میری لینگویج انالیٹیکل لینگویج کیسی ہوگی، اس کو میں کیسے ڈیولپ کروں گا۔ تو یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں پہ فوکس ہوتا ہے، ایسے رائٹنگ کے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں ان دو چیزوں پر ہوتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیٹیکل لینگویج۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ لینگویج جو ہے یہ دوسرا حصہ اس بک کا بنا دیا گیا ہے، یہ انالیٹیکل لینگویج 1۔ اس میں سینٹینس کے لیول پر آپ کو ڈسکریمنیشن، کنفیوژن، ایلیمنٹ آف سینٹینس اسٹرکچر، پارٹیسپینٹ، پروسیس اینڈ سرکمسٹانسز، یہ گرامر کے متعلق آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی آئیڈیا، آپ اپنی کوئی سوچ اپنے ریڈرز کو دینا چاہتے ہیں، اپنے قارئین کو، اپنے آڈینس کو دینا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے دیں گے۔ پھر اس کے بعد انالیٹیکل لینگویج 2، اس میں ریٹریکل اسٹریٹجیز کی بات ہو گئی ہے۔ ریٹریکل اسٹریٹجیز وہ پھر پیراگراف کے لیول پر ہوتی ہے، آپ کے پورے ایسے کے لیول پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سینٹینس کے لیول پہ تھے اور یہ پیراگراف یا پورے سینٹینس کے لیول پہ۔ فار ایگزامپل انالائزنگ ورسز ڈسکرائبنگ، آپ انالیسس کرتے ہیں یا ڈسکرپشن کرتے ہیں، آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں، آپ کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے ڈسکورس پیٹرن کا الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اس میں کوہیژن کیسے لے آتے ہیں؟ کوہیژن کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں، وہ جو آپ لوگ شاید یاد ہو، میں آپ لوگ کو مثال دے رہا تھا کہ مثلا میرا نام خالد عثمان ہے، پشاور خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ ہے، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مثلا کہ سورج اتنے بجے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، میرا بھائی لاہور میں رہتا ہے۔ تو اگر ان سارے سینٹینسز کو ہم ملائیں یا اس طرح کے پیراگرافس کو ہم آپس میں ملائیں تو ان سینٹینسز سے پیراگراف نہیں بنتے، اور ان پیراگراف سے ایسے نہیں بنتا۔ ان سینٹینسز کے درمیان کوہیژن ہونا چاہیے، ایک سینٹینس دوسرے سینٹینس کے ساتھ لنک ہو، اور یہ پیراگراف ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ لنک ہو، تو اس کو کہتے ہیں کوہیژن اینڈ ٹیکسچر۔ تو پورے ایسے میں پھر آپ کا کوہیژن ٹیکسچر کیسے آئے گا، اور اس کے ڈٹرمنٹس کون سے ہیں کوہیژن اور ٹیکسچر کے، اینڈ ریوائزنگ اینڈ امپروونگ دا ٹیکسٹ۔ پھر کنونشن آف ایکیڈیمک رائٹنگ، دیکھیے ایکیڈیمک رائٹنگ کے اپنے کنونشن ہوتے ہیں، سائنس کی مثلا کیمسٹری ہیں یا فرض کرے بیالوجی ہیں یا فزکس ہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ریسرچ لکھے جاتے ہیں، یا وہ جو سائنٹیفک ایسیز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو سوشل سائنسز ہیں، اکنامکس ہیں، پولیٹیکل سائنس ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو ایکیڈیمک رائٹنگ سارے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، پھر اس کلچر کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں اگر میں نے ایسے لکھنا ہے تو اس کو میں کیسے لکھوں گا۔
स्केलेटन की टू स्टाइलिस्टिक कन्वेंशन, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद अपेंडिक्स दिया गया है कि राइटिंग बुक्स रिव्यू रिव्यू कैसे लिखेंगे, सिंपल एनालिसिस ऑफ द एसे टॉपिक एंड रिव्यूड मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये सारी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा था ये कंटेंट्स के हवाले से कि इस बुक में ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सेमेस्टर का हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो चुका है, ये मुख्तलिफ लॉकडाउन वगैरह इन चीज़ों की वजह से, तो शायद हम हर एक टॉपिक को ज़्यादा तफसील से कवर ना कर सके। लेकिन मैं आप लोग को ये कंटेंट्स आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा था कि ये बुक फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे हमसे रह जाती है तो आप लोग उसको अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये प्रीफेस हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये मुख्तलिफ जो उसके एडिशन आए इस बुक के, जहाँ जहाँ से उन्होंने ये चीज़ें ली हैं, सोर्सेज जिन सोर्सेज से लिए हैं, तो ये है। और यहाँ से फिर हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर बंद कर लेता हूँ। अगर आप लोगों का इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, मैं आई विल गो टू अनम्यूट यू आर। यस, यू कैन आस्क एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ if you have any question about your essay tasks। ये जो हम आगे जा रहे हैं ये ऐसे राइटिंग के हवाले से, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस बुक को बाकायदा तौर पे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। यस, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। गैलेक्सी J7 Pro, जबार शाह, नसीर, Wasim says that very good. He is applauding. सर Yes. सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थैंक्स। Okay, okay. So I think I should continue. I will unmute you. Okay, going once again to our screen share and introduction. How do I know what I think till I see what I say? A.M. Foster. How do I know? मुझे कैसे पता चलेगा what I think, कि मेरी जहन में क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपके जहन में क्या आता है? हाँ, अपने सोच को कभी आप लोगों ने एनालाइज किया है कि आपके जहन में, आपकी सोच में क्या है? कभी इंसान को पता नहीं चलता। कोई चीज, कोई ख्याल आपके जहन में घूम रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं होता। लेकिन उस वक्त आपको अच्छी तरीके से आपकी थिंकिंग का पता चल जाता है when you see what I say। जो कुछ आपने कहना होता है आप उसको देख लेते हैं। और देखना कैसे होता है? जब आप उसको लिखते हैं। तो जब आप अपनी सोच को लिखते हैं तो फिर आप अपनी सोच को देख भी लेते हैं। तो जब आप अपनी सोच को देख लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि आपकी सोच क्या है। तो यहाँ पर इस कोटेशन को जो इंट्रोडक्शन में उसने दिया है, इसलिए दिया है कि ऐसे के हवाले से आपको ये बताता है कि ऐसे इस तरीके से नहीं आता कि आप बस फौरन लिखना शुरू कर दे और आप बेहतरीन ऐसे लिख देंगे, नहीं, बल्कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस क्या है? जो कुछ भी आप सोचते हैं आप उसको लिखते जाए, सही है या गलत है। देखिए, अगर आप लोग इसी चीज का इंतजार करेंगे कि मैं उस वक्त कोई पैराग्राफ लिखूंगा, कोई ऐसे लिखूंगा जब मेरी सोच में सारी खामियां गलतियां खत्म हो जाए, तो ये दिन शायद कभी ना आए। आप पहले उसको लिख ले, उसमें हजारों खामियां होंगी, एक एक खामी को निकालते जाए, एक एक खामी को निकालते जाए। तो देखिए, आपको अपनी सोच का पता तब चल जाता है जब आप कोई चीज लिखते हैं, यानी आप उस चीज को देखते हैं। देखने का मतलब है जब आप उसको लिखते हैं। हाउ डू आई नो व्हाट आई विल से टिल आई सी व्हाट आई थिंक। ये भी यही उसी तरह से है कि जो कुछ मैं सोचता हूँ जब तक मैं उसको देख न लूं उसके बारे में मुझे पता नहीं चलता। ये एनॉन का वो कोटेशन है। तो ये दोनों कोटेशन आपको जो यहाँ पर बताए गए हैं, आपको जो दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं कि आपको राइटिंग की अहमियत के बारे में बता दे कि जब आप अपनी सोच को लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी सोच क्या है। फिर अगर कोई मसला है, देखिए मैंने आपको बता दिया अपने इंट्रोडक्शन में, इस बुक के इंट्रोडक्शन में, कि इससे राइटिंग का टेक्निक ये नहीं है कि आप अंग्रेजी को या उर्दू को जिस किसी भी लैंग्वेज में आप उसको लिखना चाहें उस लैंग्वेज को आप सीख जाएं। हाँ ठीक है, ये बात बहुत ही जरूरी है कि अगर आप इंग्लिश में कोई ऐसे लिखना चाहें तो आपकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो आपकी बहुत बेहतर हो।
My battery is running low and I will switch over to my mobile way. I'm sorry. I'm sorry for inconvenience, but